गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि प्लेन सरफेस पे अगर प्लेन सरफेस है और अगर वो दो मीडियम को अलग कर रही है, एक साइड है मीडियम 1 एक साइड है मीडियम 2, और अगर दोनों मीडियम के बीच में एक प्लेन सरफेस रखी गई है, वहाँ पे जैसे ही रे इंसिडेंट होती थी तो हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनता था। हमने कल देखा था मिरर का, हमने फार्मूला यूज करके हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर पे एग्जाम्पल किए थे। आज हम देखेंगे रियल डेप्थ और जो अपरेंट डेप्थ होता है, जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, उससे बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे और उस एग्जाम्पल से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। मान लीजिए हम कल जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसी भी बेस्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं क्लास में करनी। तो मान लीजिए हमारे पास एक वाटर है, एक सरफेस है, जैसे कि मैंने भी बताया एक सरफेस होगा, वो सरफेस दो मीडियम को अलग करेगा। आपके पास एक मीडियम है, मीडियम 1, एक है मीडियम 2। मीडियम 1 को आप ले लीजिए एयर, मीडियम 2 को ले लीजिए आप वाटर। अगर आप एयर लेते हैं तो इसका म्यू कितना हो जाएगा 1, अगर वाटर लेते हैं तो कितना, इसका म्यू क्या हो जाएगा 4/3। हमने कल लिखा था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेते हैं, मान लीजिए पानी है, ये पानी है, पूरा वाटर है, वाटर है, और ये मान लीजिए एक ग्लास है, मान लीजिए ग्लास है। तो ग्लास है, तो ग्लास के इस पॉइंट पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑब्जेक्ट ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है सरफेस से 10 मीटर। ये एयर है, ये एयर है, एयर है। तो आपको दिख रहा होगा एक साइड एयर है, एक साइड आपका वाटर है, और जो ऑब्जेक्ट है उस सरफेस से 10 मीटर नीचे रखी गई है। आपको बताना है कि अगर कोई इंसान, मान लीजिए यहाँ पे कोई इंसान है, अगर वो देखे तो ये ऑब्जेक्ट उसको कहाँ पे दिखाई देगी। अगर हम इसको स्टेटमेंट में के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं द image of an object O, the image of an object O is seen at what distance by the person standing in air, तो देखते हैं कि एक पर्सन है जो कि एक दूसरे मीडियम में खड़ा है, एयर में। वो देखता है पानी के अंदर, वाटर के अंदर, कि जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर अंदर रखी गई है। देखता है कि वो कितने अंदर है, वो उसकी एक्चुअल डेप्थ है, उसकी एक्चुअल गहराई है, वास्तविक गहराई है उसकी 10 मीटर। लेकिन जो पर्सन जब उसको देखता है तो उसको वो जो वस्तु है, वो ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर दिखाई देती है। तो उसको ही बोलते हैं हम अपैरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं उसको? अपैरेंट डेप्थ, या फिर काल्पनिक आभासी गहराई बोलते हैं उसको, हिंदी में आभासी गहराई। तो हमने कल देखा था कि जब यहाँ से रे आती है, रे निकलती है ऑब्जेक्ट से, तो ये ऊपर की ओर ऐसे जाएगी सीधे, जब सीधे जाती है तो सीधे निकल जाती है ना। और एक रे, अगर आप एक रे जूम करें कि एक रे कुछ इस तरीके से जाए, एक रे मान लीजिए कुछ इस तरीके से जाए, एक मिनट, मान लीजिए एक रे और इस तरीके से गई, क्योंकि ये वाटर है और ये एयर है, तो
एयर आपका एज कम्पेयर टू वाटर आपका रेयर मीडियम होता है, मतलब विरल माध्यम होता है, मतलब उसकी डेंसिटी कम होती है। तो क्या होगा, डेंसिटी कम होगी तो अगर डेंसिटी कम होगी तो ये सरफेस और ये सरफेस जो अलग कर रही है, यहाँ पे एक नॉर्मल बना, नॉर्मल ये है नॉर्मल, ये इसको बोलेंगे नॉर्मल एन। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये बन गया नॉर्मल। तो जब रे एक रेयर मीडियम में जाएगी, पास होगी, तो क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, मतलब इसको जाना चाहिए सीधे, ये हट जाएगी दूर, इस तरीके से हमने कल डिस्कस किया है इसको। अगर हम देखें तो ये रे और ये रे आगे जाके कहीं नहीं मिलेगी, जो इमेज होता है इनका कट पॉइंट ही होता है, ये आगे जाके कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर आप पीछे की ओर बढ़ाएं आप, तो आप पाएंगे कि ये कहीं मिलता है, यहाँ कहीं मिल रहा है इमेज। तो इस इमेज का जो डिस्टेंस होगा सरफेस से, ये हम निकालना चाहते हैं, इमेज का डिस्टेंस सरफेस से, तो कितना होगा। अगर हम इसको बोले d2, तो हमने कल एक फार्मूला पढ़ा था, d2 = d1 × μ2/μ1। तो d2 का वैल्यू हमें निकालना है, d1 की वैल्यू आपको दी गई है कितना 10, μ2 कितना है, μ2 वैल्यू 1, μ1 कितना है, μ1 आपका μ1 है आपका 4/3, आपने लिखा 4/3, आंसर आ गया 10 × 30 3/4, मतलब 30/4 कैंसिल आउट करेंगे 7.5 मीटर। तो जो इमेज है d2 की वैल्यू निकल के आ गई 7.5 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 10 मीटर नीचे, और इसका इमेज इसको कहाँ दिखाई दे रहा है, इसको दिखाई दे रहा है, इसका इमेज दिखाई दे रहा है 7.5 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा गया है, रियल उसकी जो डेप्थ है उससे ऊपर वो दिखाई दे रही है, वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे वो नहीं दिखाई दे रहा है, वो थोड़ी सी ऊपर किसी पॉइंट पे वो दिखाई दे रहा है। तो ये हो गई, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ, लिख लेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए फिर से हम एक सरफेस लेते हैं, फिर से एक तरफ है हमारा एयर, फिर से एक तरफ है हमारा वाटर, ये वाटर है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे है बर्ड, यहाँ पे है बर्ड है, ये है बर्ड कहाँ होगा, एयर में। और मान लीजिए यहाँ कहीं पे फिश, ये मान लीजिए फिश है,
ये मान लीजिए ये फिश है और ये मान लीजिए बर्ड है ना। तो अगर आपको पूछा जाए बर्ड का डिस्टेंस दिया गया इस सरफेस से, ये कौन सा सरफेस है? ये वो सरफेस है जो एयर और वाटर को अलग करती है, आइसोलेटेड करती है, वो ये सरफेस है। तो अगर बर्ड का डिस्टेंस दी जाए आपको, मान लीजिए बर्ड का डिस्टेंस दी जाए आपको 36 और फिश का भी अगर आप ले 36, मान लीजिए 36, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं आप। अगर हम फिश भी वैल्यू ले 36 और अगर हम देखना चाहते हैं कि ये जो बर्ड है, बर्ड का इमेज कहाँ, ये बर्ड क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। फिश क्या है? ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप देखना चाहते हैं कि बर्ड का इमेज वाटर के अंदर कहाँ बनेगा और फिश का इमेज, एक्चुअल इमेज कहाँ पे बनेगा, मतलब जो अपैरेंट डेप्थ है, मतलब आभासी जो गहराई है, अगर कोई देखे तो कहाँ पे दिखाई देगा? मतलब अगर बर्ड हवा में उड़ रहा है जिसकी ऊंचाई सरफेस 36 मीटर है, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा अगर आप देखना चाहते हैं। या फिर ये समझिए कि इस फिश को इसकी हाइट कहाँ पे दिखाई देगी, ये समझिए। इसका मतलब ये क्वेश्चन को हम इसमें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एट व्हाट डिस्टेंस, क्वेश्चन मार्क, एट व्हाट डिस्टेंस बर्ड seen by fish from the surface, surface का नाम लेते हैं, surface का नाम लीजिए S, from the surface S। मतलब इस फिश को ये बर्ड कहाँ पे दिखाई देगी, सरफेस से कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगी। ये तो हुआ इसका एक्चुअल डिस्टेंस, ये हुआ इसका एक्चुअल डिस्टेंस, रियल डिस्टेंस, लेकिन कहाँ पे दिखाई देगी? ये क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है। At what distance fish seen by bird from the surface। हमारे पास दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में मतलब आपके पास सरफेस के ऊपर है बर्ड, सरफेस के नीचे पानी में है फिश, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और आपको बताना है कि दोनों को एक दूसरे का इमेज कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगा, है ना। दोनों को एक दूसरे का इमेज कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगा। तो करते हैं सॉल्व, कॉन्सेप्ट सेम है, सेम फार्मूला लगेगा, बनाते हैं इसको। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर हम देखें कि फिश को बर्ड कहाँ पे दिखाई देगी, तो बर्ड को दिखाई देगी, इसको लिखेंगे डी बर्ड का, मतलब बर्ड कहाँ पे होगा, बर्ड का, ये बर्ड, डी बर्ड का D2, मतलब बर्ड का इमेज कहाँ पे बनेगा हम ये निकालना चाहते हैं। अगर बर्ड का इमेज अगर आप देखें आप कहाँ पे बनेगा, तो ये आएगा D2 = D1 × μ2/μ1। तो ये बर्ड का इमेज है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, D1 मतलब होता है एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा आपका, एक्चुअल डिस्टेंस आएगा 36 मीटर। यहाँ सरफेस से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 36, तो आंसर आएगा 36 मीटर × μ2। जब बर्ड से रे आएंगी, कुछ इस तरीके से आएंगी, बर्ड से रे आएंगे ऐसे, तो ये कहाँ जाएंगे, ये देखो ये आपका नॉर्मल बना, ये नॉर्मल बना। अब ये बर्ड से इस तरीके से रे आ रही हैं तो ये बना नॉर्मल। अब वाटर क्या है आपका डेंस मीडियम है, तो क्या होगा, ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, ये इस तरीके से मुड़ जाएगी। जो जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये मुड़ गई इस तरीके से, है ना। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, अगर कोई पूछे तो आप बोलेंगे इसका इमेज बनेगा D1 36 × μ2। बर्ड का इमेज के लिए, बर्ड का इमेज कहाँ से आ रहा है, इस मीडियम से आ रहा है, तो μ1 होगा यहाँ पे, μ2 होगा यहाँ पे। अब बर्ड का इमेज बना रहे हैं तो बर्ड के इमेज के लिए μ1 होगा फर्स्ट मीडियम, μ2 का सेकंड मीडियम। तो μ2 का वैल्यू कितना है, वाटर का μ2 कितना है 4/3, μ1 कितना है 1। सॉल्व करेंगे 36 × 4/3, आंसर आएगा
इंटू 4 आंसर आएगा 48 मीटर। आंसर आएगा 48 मीटर। तो ये 48 मीटर मतलब इसका जो इमेज है, इसका इमेज है ये दूर दिखेगा। दूर दूर दिखेगा मतलब कहाँ पे दिखेगा इसका इमेज? इसका इमेज दिखेगा आपको, इसका इमेज आपको दिखेगा दूर। दूर दिखेगा मतलब इसका इमेज यहाँ पे दिखेगा। इसका इमेज बर्ड का इमेज, बर्ड का इमेज सरफेस से 48 मीटर दूर दिखेगा, 48 मीटर। तो ये आया है बर्ड का इमेज, बर्ड का इमेज आया है 48 मीटर, मतलब सरफेस से 48 मीटर हाइट पे ये दिखाई देगा। और अब हम ये देखते हैं कि जो फिश है, फिश का इमेज कहाँ पे बनेगा। तो फिश का इमेज बनाने के लिए हम देखेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे डी फिश 2 का मतलब हो गया इमेज। तो इमेज कहाँ बनेगा? ऐसा आंसर आएगा फिर से d1 इंटू μ2 अपॉन μ1। तो फिश की जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा 36। अब फिश से जो रह जाएगी, ये फिश तो रह जाएगा, इस तरीके से जाएगा। और ये है आपका नॉर्मल से दूर क्यों चला जाएगा। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? फिश के लिए ये होगा μ1 वाटर, μ2 होगा एयर। तो μ2 एयर होगा तो एयर होगा 1, μ1 का वैल्यू 4/3। आंसर आएगा 36 इंटू 3/4। आंसर आएगा आपका 27 मीटर। तो जो फिश का इमेज बन रहा है, फिश का इमेज आपका बनेगा 27 मीटर पे। मतलब जो फिश का इमेज दिखाई देगा बर्ड को, वो ऊपर भी दिखाई देगा, यहाँ भी दिखाई देगा। ये बनेगा फिश का इमेज, इमेज ऑफ फिश। फिश का इमेज आपको ऊपर दिखाई देगा, बर्ड का इमेज आपको और ऊपर दिखाई देगा, है ना। तो इसको अपलोड करेंगे।
इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय पैरेलल प्लेट। इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास एक पैरेलल प्लेट है, ये मान लीजिए हमारे पास पैरेलल प्लेट है, इसके सरफेस का नाम है ABCD। मान लीजिए यहाँ पे है, ये है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो यहाँ पे एयर, यहाँ पे भी है मान लीजिए एयर, यहाँ पे है कोई ऑब्जर्वर जो भी देखना चाहता है, जो भी देख रहा है, किसको देख रहा है ऑब्जेक्ट को। ये मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जर्वर देखना चाहता है ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए इस पैरेलल प्लेट की मोटाई है या विड्थ है t के बराबर, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का x के बराबर है। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास एक ग्लास है या फिर एक पैरेलल प्लेट है, आपने लिखा है ना ये पैरेलल प्लेट, अब लिखा है पैरेलल प्लेट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, आपके दोनों ही साइड एयर है और एक ऑब्जर्वर है जो देखना चाहता है ऑब्जेक्ट को कि ऑब्जेक्ट उसको कहाँ पे दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में कौन है, जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में है आपका एक पैरेलल प्लेट ABCD। देखते हैं कि इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी से हम इसका इमेज बनाएंगे। देखिए क्या होगा, एक रे आएगी कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ऐसे निकल जाएगा ये, और कुछ पार्ट इसका वापस रिटर्न हो जाएगा ऐसे। ओके ठीक। अब देखते हैं एक क्या होगा, एक रे आएगी कुछ इस तरीके से ऐसे आए, और आपको पता है ये एयर और ये मान लीजिए कोई ग्लास हो सकता है या फिर कोई ग्लास पैरेलल प्लेट है, मतलब एयर के कंपैरिजन में ये डेंस मीडियम है। एयर क्या है आपका, रेयर मीडियम, और ये जो मीडियम है क्या कैसा है, ये डेंस मीडियम है। तो ये जो रे है जो ये बनेगा नॉर्मल, आपका नॉर्मल बनेगा। तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, ये मुड़ जाएगा कुछ, ये मुड़ के सीधा जाएगा ऐसे, मुड़ गया। मुड़ने के बाद अगर इसको पीछे की घुमाए, इसको हम पीछे की घुमाए तो आप पाएंगे कि इसका जो इमेज है कहीं इधर कहीं बनेगा आपको इमेज इसका इमेज कहीं पे यहाँ कहीं बना। ये इमेज कौन बनाया, ये इमेज इसको बोलेंगे I1। ये इमेज कौन बनाया, ये बनाया AB। कौन बनाया ये इमेज बनाया AB। तो अगर AB के लिए हम देखें कि AB इमेज कहाँ बनाता है, अब इसको लिख सकते हैं इमेज formed by AB surface। अब इसके क्या लिखेंगे, फिर सेम हम लगाएंगे D2 = D1 × μ2 / μ1। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आने वाली रे है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इसका बोलेंगे μ1, सामने वाले को बोलेंगे μ2। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, तो μ1 की वैल्यू क्या होगी, एयर के लिए 1, और इसको पुट करेंगे D2। D1 क्या है, इसका AB सरफेस, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है x के बराबर, अब लिख सकते हैं x × μ2 मतलब इसका मीडियम μ/1। देखिए हमने क्या किया है, D1 की वैल्यू लिखा है, हमने लिखा D1 की वैल्यू x डिस्टेंस है, और μ2 क्या है, ग्लास का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और μ1 क्या है, जिस मीडियम से रे आ रही है मतलब एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1। तो आपको मिला D2 का वैल्यू मिला x × μ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं D2 = बोल सकते हैं μ × x। मतलब इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इसका इमेज बनेगा यहाँ से यहाँ पे μx डिस्टेंस पे इसका इमेज बनाएगा। ये कौन बनाएगा, AB सरफेस। अब यही जो रे है, अब रे CD सरफेस पे इंसिडेंट हुआ है, अब ये रे CD सरफेस पे इंसिडेंट हुआ है, CD सरफेस पे इसका इमेज बनाएगा। कहाँ से बनाएगा देखते हैं। जैसे ही इंसिडेंट होगा फिर से एक नॉर्मल आएगा, ये बना से नॉर्मल। उसके बाद क्या होगा,
इसको जाना चाहिए था सीधे, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे निकलता नहीं है ये, क्योंकि ये डेंस मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो ये दूर हट जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अब अगर पीछे की इसको घुमाएंगे आप, तो आप पाएंगे कि ये कहीं पे, ये कहीं यहाँ कहीं पे ये मिलेगा, यहाँ कहीं पे इसका इमेज बनेगा। तो इमेज बनेगा I2। ये I2 इमेज कौन बनाया? CD सरफेस। I2 इमेज कौन बनाया? CD सरफेस। तो CD सरफेस अगर कहाँ पे इमेज बनाएगा निकालते हैं, तो इमेज फॉर्म्ड बाय CD सरफेस को हम क्या लिखेंगे? B2 इक्वल टू D1 इंटू μ2 अपॉन μ1। ये से हम लगाएंगे। तो अभी जो इमेज बनेगा वो होगा D2, और इमेज इसका जो D1 होगा, D1 मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, D1 मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अगर आप इस सरफेस को देखें, CD सरफेस को अगर आप देखें, तो आप पाएंगे कि जो CD सरफेस है, CD सरफेस से जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, अब CD सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन काम करेगा? काम करेगा I1। AB सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन किया? O। अब CD सरफेस पे ये वाली रे पड़ रही है, और ये वाली रे कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? ये आती हुई दिखाई दे रही है I1 से। मतलब जो I1 है वो CD सरफेस के लिए अब इमेज का काम करेगा। तो अगर इमेज का काम करेगा तो D1 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? μx इनटू μ2। μ2 क्या है? यहाँ से जो रे इंसिडेंट हो रही है वो निकल रही है एयर में, μ2 होगा, एयर आपका एयर वैल्यू होगा 1, और म्यू आपको जो v1 मिलेगा, v1 कितना मिलेगा आपको? म्यू के बराबर। एक मिनट, मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, देखिए कॉन्सेप्ट सही नहीं है हमारा। बाकी देखो ये जो इमेज है, I1 इमेज CD सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो CD सरफेस से उसका डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस तो इस सरफेस से है μx, यहाँ से इसकी मोटाई कितनी है? इसकी विड्थ है t, मतलब CD सरफेस से इसका डिस्टेंस कितना आएगा? t प्लस μx, मतलब μx प्लस t, ये आएगा। μ2 वैल्यू I1 अपॉन μ1 वैल्यू आएगी μ। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा? इसका सॉल्व करने का आंसर आएगा हमारे पास x प्लस t बाय μ, ये आएगा D2। D2 का मतलब I2 जहाँ पे इमेज बनेगा ये उसकी डिस्टेंस है I2 का। I2 का डिस्टेंस है x प्लस t बाय μ, x प्लस t बाय μ। तो I2 का डिस्टेंस मतलब ये I2 का डिस्टेंस, I2 बन रहा है, I2 का डिस्टेंस इस सरफेस से कितना है? x प्लस t बाय μ, x प्लस t बाय μ। तो ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये एक्चुअल इमेज है। ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसका दो इमेज बना, I1 और I2 अलग अलग सरफेस ने बनाया, लेकिन जो फाइनल इमेज होगा I2 जो इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। और ऑब्जर्वर को अगर I2 इमेज दिखाई देता है, ऑब्जर्वर को अगर I2 इमेज दिखाई देता है तो कितना परिवर्तन आया, कितने चेंज आया ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज में, कितना चेंज आया? इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका जो वैल्यू होगा वो हम बोलेंगे डेल x के बराबर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है, अगर इसको ऑब्जर्वर कहाँ पे है? ऑब्जर्वर इस साइड है। अगर ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगी तो उसको ये इमेज यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा, यहाँ कहीं पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा डेल x, और डेल x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं डेल x को, आप डेल x को लिख सकते हैं डेल x इक्वल टू, अभी डेल x कैसे निकलेगी? ये डेल x आपको निकलेगा ऑब्जेक्ट का CD सरफेस से डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है x, और इसका डिस्टेंस है t, मतलब हम लिखेंगे x प्लस t। x प्लस t का मतलब क्या होगा? x प्लस t का मतलब होगा ये पूरा इमेज, ये पूरा डिस्टेंस होगा x प्लस t। अगर इस पूरे डिस्टेंस में हम इतने से डिस्टेंस को घटा दें, मतलब इस पूरे डिस्टेंस में हम इतने से डिस्टेंस को घटा दें,
इतना से डिस्टेंस कितना है आपका I2 के बराबर है। अगर हम घटा दें तो आपको ये इमेज मिल जाएगा, डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इतने से पार्ट में इतने से घटा दें तो आपको डेल एक्स मिल जाएगा, मतलब माइनस I2 का वैल्यू कितना है x प्लस टी बाई म्यू। सॉल्व करें तो x और x कट जाएगा, x और x कट जाएगा, t है तो t कॉमन निकलेगा, आएगा आंसर 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो डेल एक्स का जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा डेल एक्स इक्वल टू टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये आएगा फाइनल एक्सप्रेशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू पैरेलल प्लेट, मतलब ऑब्जर्वर प्लेट पैरेलल प्लेट के एक तरफ है, ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ है। अगर ऑब्जर्वर उसको देखना चाहे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा तो उसको I2 पे दिखाई देगा, और I2 उसकी एक्चुअल पोजीशन से अलग पोजीशन होगी, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम बोलेंगे डेल एक्स। तो ये डेल एक्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलेगी। सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे, लेकिन डेल एक्स की जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है वो आया है टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक पैरेलल प्लेट है और लिखा है कि ये ग्लास है, और ग्लास है तो म्यू का वैल्यू कितना होगा 3/2। और फिर से एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो कि देखेगा, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस है यहाँ से 10 सेंटीमीटर, और ये स्लिट है, ये स्लिट है, स्लिट ऑफ ग्लास, इसकी विड्थ दी गई 3 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि जो इमेज ये ऑब्जर्वर देखेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, मतलब इमेज सीन बाय ऑब्जर्वर आपको बताना है कहाँ पे होगा। तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं। हमने एक डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, डेल एक्स का वैल्यू टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, वैल्यू पुट करें, टी का वैल्यू कितना है 3 पुट किया हमने, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1, म्यू कितना है 3/2, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा 1 माइनस 2/3। सोल्व करेंगे इसको, डेल एक्स की वैल्यू 3, फिर उसको सोल्व करेंगे 1 माइनस 2/3 तो आंसर आएगा 1/3, कट जाएगा, आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर।
तो डेल एक्स की वैल्यू आई आपका 1 सेंटीमीटर। मतलब उसका इमेज कहीं, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है तो उसका इमेज यहाँ कहीं बनेगा, इमेज यहाँ कहीं बनेगा, और इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 सेंटीमीटर के बराबर। ये हमने निकाला है। मतलब अगर ऑब्जर्वर देखना चाहेगा तो उसको कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगा ये, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 9 सेंटीमीटर, और ये कितना 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्वर को कहाँ पे दिखाई देगा, ऑब्जर्वर को दिखाई देगा, ये आंसर आएगा आपका 9 + 3, आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं क्या होता है। तो पहले क्रिटिकल एंगल का इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो इट इज द मैक्सिमम एंगल, इट इज द मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल, मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल by which light ray refracted in another medium. It is the maximum incident angle by which light ray refracted in another medium. अब ये डेफिनेशन तो हम लोगों ने लिख लिया, अब समझते हैं कि क्या होता है। तो अगर हम समझे इसको तो हम 3 डायग्राम बनाएंगे, 1 2 3 डायग्राम बना रहे हैं। तो आप एक डायग्राम में देखेंगे, आप मान लीजिए ये एक इंसिडेंट रे होगी, ये क्या है, एक रे आ रही है, यहाँ पे आपका डेंस मीडियम है, डेंस मीडियम, अगर डेंस मीडियम है और यहाँ पे आपका है रेयर मीडियम मतलब विरल माध्यम। अगर यहाँ की है μ2, ये है μ1, इसका मतलब μ1 की वैल्यू ग्रेटर देन μ2 है। सेम यहाँ भी μ2, यहाँ μ1 μ1 सेम वही है, μ1 की वैल्यू ग्रेटर देन μ2, ये भी ग्रेटर देन μ2 सेम। अब क्या होगा, जैसे ये रे आएंगी तो क्या होगा, ये अगर ये रेयर मीडियम है तो इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएंगी, ये कुछ ऐसे निकल जाएंगे, मतलब ये है नॉर्मल से दूर हट जाएंगे। तो अगर हम ये बनाएं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को हम आई बोलें, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल ये होगा r, और r की वैल्यू इस कंडीशन में r की वैल्यू ग्रेटर देन i है, इस कंडीशन में r की वैल्यू ग्रेटर देन i है इस कंडीशन में। लेकिन अब r की वैल्यू को बढ़ाते गए तो अब एक पोजीशन आएगी जब सेम वही रे होगा। अब यहाँ पे जो एंगल है इसको नाम देंगे I1, ये R1, ये I1, ये R1। अब यहाँ पे है एक एंगल ले रहे हैं I2। अभी जो I2 है, I2 की वैल्यू I1 से ज़्यादा है, I2 की वैल्यू I1 से ज़्यादा है।
अगर I1 से ज़्यादा है तो क्या होगा कि इस एंगल पे इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये हो जाती है ये जाती है इस तरीके से, ये निकलती है इस तरीके से, मतलब नॉर्मल और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल। इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन वो गई कैसे, इस तरीके से। तो ये एंगल होगा 90 डिग्री, ये बराबर होगा R2 के बराबर। और जो I2 है इस कंडीशन को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, इस I2 को भी बोलेंगे हम क्रिटिकल एंगल C। मतलब ये वो एंगल होता है, वो मैक्सिमम एंगल होता है जिसपे रे 90 डिग्री अपने नॉर्मल से रिफ्लेक्ट होती है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब देखिए अब एंगल और बढ़ाया, अब एंगल आपने और बढ़ाया, अभी क्या किया, I2 की वैल्यू I1 से ज्यादा है, अब आप I3 लेंगे, अब लेंगे हम I3, ये एंगल लिया आपने I3, अब I3 की वैल्यू अपने I2 से भी ज्यादा लिया, तो आपने क्या लिया, I3 की वैल्यू I2 से ज्यादा लिया है, तो क्या होगा, अब जो रे 90 डिग्री है अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होगा, अब जानते हैं कि रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वो कुछ इस तरीके से निकल जाएगी, और ये एंगल भी बनेगा I3 के बराबर, ये एंगल होगा R3। तो जो क्रिटिकल एंगल होता है ये वो एंगल होता है जिसपे रे रिफ्लेक्ट होती है, अपवर्तित होती है। एंगल आप और बढ़ाएंगे तो रे का रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए ये क्रिटिकल एंगल है, आपने एंगल बढ़ा दिया, ये I1 था, आपने I2 लिया, I2 की वैल्यू I1 से ज्यादा है। अब जब I2 से भी आप ज्यादा एंगल लेते हैं I3, तो रे रिफ्लेक्ट होने की जगह पर रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन। और इससे पहले वाले दो कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्शन, तो ये भी रिफ्लेक्शन है, ये भी रिफ्लेक्शन है, वो क्या है, रिफ्लेक्शन। तो एंगल, अगर एंगल आप बढ़ा देंगे I1 से ज्यादा बढ़ाया I2 ज्यादा I3, तो ये रहा कॉन्सेप्ट क्रिटिकल एंगल का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ते हैं, टाइम हो चुका है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे आज की क्लास यहीं पे खत्म की जाए। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।